नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड। अब ये रेंज लैंड्स की थोड़ी सी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो हमारे जो प्लेनेट अर्थ का टोटल लैंड सरफेस एरिया है, इसका 50% इज कवर्ड बाय रेंज लैंड्स। साथ ही में आप देखिए, हम अपनी धरती का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कुछ इज कवर्ड अंडर अर्बन एरिया, सो राइट। बट देन 50% अगेन इज यूज्ड बाय रेंज लैंड। सो 50% इज ऑक्यूपाइड अंडर रेंज लैंड्स। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ्स लैंड इज डिग्रेडेड। ऐसे में ये रेंज लैंड्स की इंपॉर्टेंस अब आपने समझ ली होगी। आज हम जानेंगे कि ये रेंज लैंड्स होते क्या हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, फ्यूचर, किस तरह से इन सभी को ये इंपैक्ट करने वाले हैं या करते हैं, आज हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा, काफी फ्रूटफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं रहेगी। या दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर हो, यहाँ पे आके बसने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाली तैयारी अब आपके घर तक, आपके डिवाइस तक पहुंचाई जा रही है। तैयारी 360 आईएएस जो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित है, आपके लिए इस तैयारी को आपके घर तक पहुंचा रहा है। आप हमारा 2025 का लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली 27 मई यानी कि मंडे से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। हर शाम 5 बजे इसकी क्लासेस होने वाली हैं। एंड आप इसे ज्वाइन कहां करेंगे? www.tyari360.com पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप CHAND का ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बैच है आपको और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज 24,999 में मिल जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं रेंज लैंड्स की। देखिए, रेंज लैंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि यूएनसीसीडी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेंज लैंड्स आर नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम्स ग्रेज्ड बाय लाइवस्टॉक्स और वाइल्ड एनिमल्स। सो बेसिकली ये ऐसे ग्रासलैंड्स हैं, ऐसे ओपन स्पेसेस हैं जिसमें वैरायटी ऑफ ग्रासेस, वैरायटी ऑफ श्रब्स, बुशेस एटसेट्रा आ जाते हैं। एंड दीज आर यूज्ड बाय एनिमल्स, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो या फिर लाइवस्टॉक जो कि हमारे पाले हुए एनिमल्स हो, राइट, पेट एनिमल्स हो, उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है फॉर देयर फूड, फॉर देयर ग्रेजिंग पर्पसेस, राइट। नाउ रेंजलैंड एटलस है, उसमें यह दावा किया गया है या उसमें यूं कहें कि यह बताया गया है कि रेंजलैंड की हेल्थ कैसी होगी, उसमें कैसे एनवायरनमेंट होगी, ये डिपेंड करता है ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर एंड अदर क्लाइमेटिकल फिनोमेना। इसीलिए हम देखते हैं कि भाई आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सीधा इंपैक्ट इन रेंज लैंड्स पे हो रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि क्यों रेंज लैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। सो ये यहाँ पे मैंने रेंज लैंड को डिफाइन भी कर दिया, कौन से फैक्टर्स रेंज लैंड में आ जाते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज लैंड। देखिए, अलग अलग हेड्स में हम इस इंपॉर्टेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो रेंज लैंड्स आर दी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स का मतलब ये कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर सपोर्टेड बाय दीज रेंज लैंड्स। ये स्पीसीज प्लांट्स की भी हो सकती हैं एंड एनिमल्स की भी होती हैं। अब इसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, श्रब्स, बुशेस, ग्रासेस, ये सारे चीजें आ जाती हैं। और एनिमल्स जो वहां पे ग्रेज करते हैं, जो वहां सस्टेन करते हैं ग्रेजिंग पे, उनको ये सपोर्ट करता है। दूसरा है कि सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि ये रेंज लैंड्स में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये रेंज लैंड्स, तो यहाँ पे जो लैंड इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रासेस होती हैं, राइट। तीसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रेजिंग के लिए यूज होते हैं। जो हमारे हर्डिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल, शीप, गोट, लाइव स्टॉक्स हैं, ये सारे इनको ये सपोर्ट करते हैं, विच फर्दर सपोर्ट द डेयरी इंडस्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री। इसी के साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड टूरिज्म के लिए भी इन रेंज लैंड्स का इस्तेमाल होता है। आप देखें, आप जहां पे भी पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज देखते हैं, या फिर आप खजियार की बात करें, धर्मशाला के पास है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, राइट। नो, ये सारे रेंज लैंड्स में आ जाते हैं। फिर अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, दे फाइंड और दे पोजेस द ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट दीज रेंज लैंड्स एंड उनके कल्चर का भी ये पार्ट है रेंज लैंड्स। इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रही है, क्योंकि रेंज लैंड्स आर द प्लेन ग्राउंड्स विद वेरी फ्यू ट्रीज इन देम। कोई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन यहां नहीं होती है, तो ऐसे में हमें देखने को मिला कि ये अलग अलग ट्रेड रूट्स का पार्ट भी बने हैं, राइट।
सो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर का पार्ट रहे हैं, माइग्रेशन रूट्स का पार्ट रहे हैं, एंड सेटलमेंट एरियाज के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ग्लोबल इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्लाइमेट रेगुलेशन में भी रेंजलैंड्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ये कार्बन छोड़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा कार्बन सिंक के रूप में ये कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे और कई सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जैसे कि एयर प्योरिफिकेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नाउ थ्रेट्स टू रेंजलैंड्स की अगर मैं बात करूं, क्यों ये रेंजलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं, तो सबसे जो पहला थ्रेट हमें देखने को मिलता है दैट इज ओवर ग्रेजिंग। नाउ ओवर ग्रेजिंग, अब देखिए मैंने आपको बताया कि दीज आर यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस। सो ओवर ग्रेजिंग यहां पे तब हो जाती है जब बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ में छोड़ दिया जाता है और फ्रीक्वेंटली इन रेंजलैंड्स को यूज किया जा रहा है विदाउट मूविंग टू द नेक्स्ट पैच ऑफ द लैंड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो ग्रास है वो सारी की सारी कंप्लीटली ओवरग्रेज हो जाती है। इन्वेजिव स्पीसीज, अब देखिए हम टूरिस्ट के फॉर्म में भी जाते हैं कहीं पे दूसरी जगह पर, तो हम अपने घर से, अपने एरिया से सीड्स, खाना वगैरह ले जाते हैं। इस तरह से जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं, प्लांट्स की खास करके इन्वेजिव स्पीसीज हैं, वो वहां के नेटिव प्लांट्स को डैमेज करती हैं, उनको ओवर कम्पीट करके उनको रिप्लेस कर देती हैं। क्लाइमेट चेंज, अगेन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इन रेंजलैंड्स की ग्रोथ में, वेजिटेशन की ग्रोथ में इंपैक्ट आ रहा है। एंड लैंड कन्वर्जन, अब देखिए लैंड कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, लैंड कन्वर्जन फॉर टूरिस्ट पर्पसेस एंड फॉर फूड क्रिएशन पर्पसेस, राइट। तो ये सारी वजह से जो लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है उसमें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है फॉर रेंजलैंड्स। नाउ व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस? सबसे जो फ्यूचर में बड़ा चैलेंज है दैट इज what we need to do basically to prevent them is, first is to bring a balance between the human needs for growing food and conserving rangeland ecosystems. दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। एंड जो ये लैंड यूज कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो अर्बनाइजेशन के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, इन सबको भी हमें कंट्रोल करना होगा। रिसेंट यूएनसीसीडी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी 3 पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो रिसेंटली यूएनसीसीडी ने रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया है कि नियरली 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अर्थ टेरेस्ट्रियल सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय रेंजलैंड्स। जो मैंने आपको इनिशियली फैक्ट भी बताया, दैट इज ओवर हाफ ऑफ द प्लैनेट्स लैंड, एंड दिस मेक्स देम द लार्जेस्ट लैंड कवर और लैंड यूज टाइप इन द वर्ल्ड। एंड रेंजलैंड्स, they serve as carbon sinks, absorbing more carbon from the atmosphere than they release. ये वाला फैक्ट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिलाई ऑन दीज rangelands फॉर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। सो ये सारी बातें यूएनसीसीडी की रिपोर्ट में भी दोहराई गई हैं, जो मैंने अभी आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए। नाउ व्हाट डज यूएनसीसीडी रिपोर्ट से ऑन द डिग्रेडेशन? वो देखिए उसमें रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड रेंजलैंड इज डाइंग अ साइलेंट डिमाइज। दूसरा इसमें कहा गया है कि मेजर जो फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिग्रेडेशन में, वो क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल लैंड एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है वो है कि भाई यहाँ के जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, जो इन सभी जो एनिमल्स हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, उनको जो मैनेज करते हैं, उनके पास भी लैंड राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट लैंड ऑल्सो। तो क्योंकि भाई मेरी जमीन है, मुझे नहीं तो मैं उसका ध्यान रखूं, लेकिन अगर मेरी जमीन पे मेरे लैंड राइट्स नहीं है तो मैं उसका उतना ध्यान नहीं रखूं, राइट। नाउ पेस्टोरलिस्ट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं आपके साथ, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पेस्टोरलिज्म को एक लाइफस्टाइल या फिर लाइवलीहुड सिस्टम के रूप में पहचान दी है, विच इज सेंटर्ड अराउंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। सो पेस्टोरलिज्म क्या होता है? बेसिकली चरवाहे हैं, ये वो चरवाहे हैं या वो हर्डर्स हैं जो कि अपने कैटल्स को, लाइफ स्टॉक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर चरवाने के लिए जाते हैं, एंड फिर उन से उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, वूल है, इन सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें वेरियस कम्युनिटीज आ जाती हैं, इंडिजिनियस या फिर नॉन इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं जो कि पेस्टोरलिज्म के इस लाइवलीहुड में एंगेज्ड हैं। किस तरह के एनिमल्स को वो रेज करते हैं? सो उसमें शीप, गोट्स, कैटल, हॉर्सेस, डंकी, कैमल, यॉक,
इलामाज एंड अल्पाकाज, पिग्स, ये सब आ जाते हैं, इवन डक्स एंड चिकन्स आ जाते हैं। सो ये सारी जो है पेस्टोरल कम्युनिटीज जो है एनिमल्स को रेज करते हैं, एंड दे रिलाई हेविली ऑन क्वालिटी ऑफ पेस्चर। सो बेसिकली जो रेंज लैंड्स हैं उसके ऊपर इनकी जिंदगी डायरेक्टली टिकी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव द लास्ट से इन द पॉलिसी मेकिंग, राइट। सो किस तरह के रेंज लैंड्स को प्रोटेक्ट करने की कंजर्वेशन एफर्ट्स होंगे, इसमें इनका लास्ट से आता है, क्योंकि अगेन दे आर नॉट पॉलिटिकली दैट मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमीज कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में अगर हम पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि देखिए इंडिया में अगर वर्ल्ड ओवर की बात करें तो 100 में से 20 यहाँ पे लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड में 100 लाइव स्टॉक्स हैं, 100 एनिमल्स हैं, तो 20 जो है वो इंडिया में। सो 20% द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया, एंड इस 20 में से 77 जो है वो पेस्टोरलिस्ट के पास है। सो अगर मैं यूं कहूं कि भाई 100 वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, उसमें से 20 इंडिया में है, और इन 20 में से 77% यानी यूं कहें कि लगभग 18 जो है वो हमारी पेस्टोरलिस्ट के पास है, राइट। दे आर ईदर हर्डेड बाय द पेस्टोरलिस्ट और लेफ्ट टू ग्रेज ऑन कॉमन लैंड्स। सो ये इंपॉर्टेंट है पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की, राइट। हम वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं, अराउंड 23% ऑफ द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, एंड उसमें पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा हाथ है, राइट। एंड दैट इज व्हाई द इंटरेस्ट ऑफ द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी अगेन आर गोइंग टू इंपैक्ट अस एज वेल, राइट। सो ये चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। नाउ कंक्लूजन की अगर हम बात करें, देखिए ये एक फैक्ट है कि रेंज लैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं, ये दूसरा फैक्ट है कि ये रेंज लैंड्स के ऊपर हमारी पेस्टोरल कम्युनिटीज डिपेंडेंट है, एंड पेस्टोरल कम्युनिटी हमारी फूड प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे में व्हाट वी कैन से इज कि हमें रेंज लैंड्स को फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस तो सेफगार्ड करना ही है, बट उसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है। सो ये था आज का हमारा सेशन ऑन रेंज लैंड्स। आई होप कि आपको रेंज लैंड्स की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी, एंड क्यों हम इस दिशा में काम करना चाहिए हमें, वो आपको समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।